यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आइए मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। देखते हैं पहले इकोनॉमिक टर्म्स में ये है क्या। एज फार एज यूपीएससी की बात करें तो दो तरह से चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तो जो सब्जेक्टिव टर्म में उसकी डेफिनीशन है या जो भी एक्सप्लेनेशन दी गई है वो, और दूसरा उसके पीछे की छुपी हुई बात कि हिडन क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। एक तरह से मैं बात करूं तो एप्लीकेशन उसका क्या है कि किस तरीके से वो अप्लाई होता है, यूटिलाइज होता है, जिस बेस पर मेनली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो वो चीज़ें भी जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि देखिए यूपीएससी को अच्छे से पता है कि किताबों में क्या दी गई है, और सीधे सीधे वो कभी पूछता ही नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको शायद ही सीधे सीधे मिलेगा। उसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए होते हैं कि जो टॉपिक है वो तो आपको लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन होंगे वो उसके पीछे छुपी हुई अंडरस्टैंडिंग के बेस पर पूछे जाते हैं, जो आपके अंदर कॉन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखना है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए दोनों चीज़ को देख लेना बेहतर हो। आइए इकोनॉमिक टर्म्स में पहले देखें, तो पहले शब्दों से ही शुरू करते हैं। पहला इसका है क्या, ये मार्जिनल। मार्जिन हम जानते हैं किनारे पर, तो मार्जिनल कॉस्ट की यूं समझिए कि एक अंतिम कॉस्ट की बात की जा रही है ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। लैंडिंग मतलब होता है लोन देना, आप जानते हैं। तो जब कोई लोन देता है तो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जब कोई लोन चार्ज करे, लोन पे इंटरेस्ट रेट लगाए, तो अंतिम वो कहाँ तक लगा सकता है, मतलब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस तरह की बातें। तो उस तरह का कोई रेट लग रहा है। अब आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या चीजें दी गई हैं। आर्टिकुलेटेड बाय आरबीआई टू कंप्यूट लैंडिंग रेट ऑफ बैंक्स। इसको कौन आर्टिकुलेट करता है, कौन फॉर्म करता है? ये जो MCLR है, आरबीआई। क्यों? कि बैंक्स जो हैं, जो लोन देते हैं, उनका लैंडिंग रेट क्या है, जिस इंटरेस्ट रेट पर वो लोन देते हैं, वो इंटरेस्ट रेट क्या है या क्या होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई जो है एक मार्जिनल रेट डिसाइड करती है कि इस बेस पे आपको लोन देना है, इस रेट के बेस पर। इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, या कम की भी बात होती है कि बैंक प्रॉफिट लॉस में ना चले जाएं। तो एक फिर भी आरबीआई का रोल क्या है, कि बहुत सारे वैसे तो रोल्स हैं, लेकिन एक रोल ये भी है जो इस पर्टिकुलर को लेके है कि जो कस्टमर्स हैं या फिर पब्लिक, बात कर लें पब्लिक है, उनके कॉन्फिडेंस को बैंकिंग सिस्टम में बना के रखना है, कि लोगों का कॉन्फिडेंस बैंकिंग सिस्टम से उठ ना जाए। लेकिन अगर सोचिए कि बैंक्स जो हैं वहीं पे मनमाने रेट चार्ज करना शुरू कर दें, कि मान लीजिए मैं लोन लेने गया बैंक से, या आप लोन लेने गए बैंक से, तो बैंक कह रहा है क्या कि हम इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, आप कह रहे हैं आरबीआई ने तो इतना फिक्स कर रखा है। तो वो कह रहा है कि आरबीआई से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा रेट, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, इस तरह की बात है। तो समझिए कि, या मैं डायरेक्ट पूछूं, क्या आप उस बैंक में वापस जाएंगे? पहले तो आप वहाँ से निकल जाएंगे चार बातें सुनाकर, उसके बाद उस बैंक में मुझे नहीं लगता आप कभी भी जाएंगे। तो लेकिन अगर सब ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो लोगों का तो कॉन्फिडेंस, विश्वास ही उठ जाएगा बैंकों के ऊपर से, और ऐसा हो गया तो बैंक चल किसके भरोसे पे रही है? हमारे ही डिपॉजिट, वो जो लोन देते वेते भी वो कहाँ से, हम ही जो पैसा जमा करते हैं उसी से वो लोन देते हैं। और हम ही ने वहाँ जाना बंद कर दिया तो उनकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, और उनकी खटिया खड़ी हो गई
तो आरबीआई अपने रोल को निभा नहीं पाएगी जो उसका है कि कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बना के रखना है, और फिर जो है आरबीआई उनकी खटिया खड़ी करेगा। तो एक दोनों की खटिया ना खड़ी हो और सब कुछ सही चलता रहे, क्योंकि बैंकों पे इकोनॉमी भी टिकी हुई है, तो रेगुलेशन का रोल जो है आरबीआई ने अपने पास रख रखा है। और बैंकों में दो चीज़ें मेनली होती हैं जिसमें कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बना रहता है। एक कि जो पैसे वो जमा करते हैं वो उनको जब वो चाहें उनको मिल जाए समय के हिसाब से, तो वो भरोसा करेंगे। दूसरे तरह के जो कस्टमर्स होते हैं वो लोन लेने वाले कस्टमर्स होते हैं, तो उन्हें भी एक फेयर लोन मिल सके। यह नहीं कि बैंक्स मनमानी कर रहे हैं, तो वहाँ भी जो है चीज़ें इन दोनों हिसाब से चलेंगी। तो इन दोनों पे आरबीआई काम करती है, एक तरफ कस्टमर्स जो डिपॉजिट करने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, और लोन जो लेने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए। तो ये पर्टिकुलरली उस सेंस से है कि बैंक जो लोन दें वो मनमाने रेट पर ना दें, उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई रेट भी डिसाइड करती है। और फिर ये जो एमसीएलआर है इसमें कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखा है आरबीआई ने कि वो कंप्यूट करेगी, कि कंप्यूट मतलब कैलकुलेट, एक तरह से समझिए आप, कैलकुलेट करेगी कि बैंकों के लैंडिंग रेट हैं क्या या क्या होने चाहिए। इंटरनल बेंचमार्क टू बी रीसेट ऑन एनुअल बेसिस, ये जो है अब आरबीआई जो डिसाइड करती है कि बैंक क्या चार्ज करेंगे, तो उसके लिए उसने कुछ बेंचमार्क्स बना रखे हैं, मतलब कुछ समझिए कि कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं कि ये इसके बीच में आपका रेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, या फिर कम की बात करें तो कम भी नहीं कर सकते कि बाकी बैंकों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए कि आप कम पर दे रहे हैं, सब आपके पास आ रहे हैं, दूसरों बैंकों का क्या होगा। तो वैसा भी नहीं, एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनी रहे, कंपटीशन बना रहे, उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये जो है एमसीएलआर ये एक इंटरनल बेंचमार्क है। इंटरनल बेंचमार्क कहने का मतलब कि कुछ चीज़ें जो हैं जो पब्लिक व्यू में नहीं होती, पब्लिक को उसके बारे में नहीं पता, इंटरनली आरबीआई ने उसको बनाया है बैंकों के साथ मिलकर, उनके सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो वो सिर्फ उन्हें पता है, उस सिस्टम के बेस पर वो एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि इस रेट पर लोन देना है। पब्लिक पूछेगी भी तो वो एक तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट आप समझ लीजिए जो नहीं बताया जा सकेगा। तो ये एनुअल बेसिस पर जो है इसको चेंज किया जाता है इस रेट को। लेकिन अब नाउ आरबीआई प्रेस्क्राइब्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क्स फॉर बेटर ट्रांसमिशन। अब हुआ क्या, जब ये सिस्टम बने इंटरनल बेंचमार्क पर तो फिर भी कुछ कमियां नजर आने लगी, कुछ बैंक्स फिर भी कुछ घपलेबाजी करने लगे और पब्लिक डोमेन में वो है नहीं चीज़ें। तो पब्लिक ने इस पर एतराज़ भी जताया, उनकी तरफ से भी कुछ रिएक्शंस आए। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बैंक्स, अब देखिए बैंक्स को फेल होने नहीं दिया जा सकता। अब कोई एक बैंक है मान लीजिए थोड़ी मनमानी करने लगा है, तो आरबीआई मान लीजिए कि उस पर अगर कुछ एक्शन लेता है, तो फिर ये है कि अब बैंक कौन तो को तो ये तो पता चल जाएगा कि एक्शंस लिया गया है, मतलब कस्टमर्स को ये तो पता चल जाएगा कि एक्शन लिया गया है। फिर कस्टमर्स उसकी इंक्वायरी करेंगे, और वहाँ पर अगर आरबीआई नहीं बताती है चीज़ों को, तो फिर आरबीआई से भी लोगों का कॉन्फिडेंस उठने लगेगा। तो ये चीज़ें ना हो, बात आरबीआई तक ना पहुँच जाए, इसको ध्यान में रखते हुए, और बैंक्स भी चाहकर भी कुछ गलती ना कर सकें, अब एक्सटर्नल बेंचमार्क्स फिक्स कर दिए गए हैं, कुछ एक्सटर्नल बेंचमार्क्स बनाए गए हैं कि बैंक्स भी ना कुछ गड़बड़ कर सके और कस्टमर्स को भी पता चल सके, तो उनको भी लगेगा कि अरे सब ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है, तो दिक्कत नहीं होगी कि चलो सब बता तो रहे हैं। तो देखिए इसके कुछ बेंचमार्क्स डिसाइड किए गए हैं जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया। एक तो रेपो रेट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, जिस रेट पर आरबीआई जो है बैंकों को लोन देती है उसको ध्यान में रखते हुए बैंक्स फिर अपना कुछ बढ़ा के इंटरेस्ट रेट पब्लिक से चार्ज कर सकती हैं। तो एक ये है। दूसरा है 91 डे ट्रेजरी बिल यील्ड। अब ट्रेजरी बिल एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स जैसे होते हैं कि बॉन्ड्स जारी किया, कुछ मान लीजिए कुछ पेपर वर्क जारी किया और उस बेस पर लोगों से पैसे उठाए, इन्वेस्टर्स से पैसे उठाए, उनके बदले में उनको कोई पेपर दिया, उनसे पैसे उठाए कि बाद में आपको कॉम्पेंसेट कर देंगे, मतलब दे देंगे पैसे। इस पर हम लोग डिटेल में किसी क्लास में बात करेंगे। तो
उसका टाइम पीरियड होता है। तो एक 91 डे की इतने दिन में वापस करना होता है। एक इसका जो इंटरेस्ट होता है, इस तरह के ट्रेजरी बिल पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाती है, यील्ड मतलब इंटरेस्ट रेट आप समझें, उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बैंक्स चाहें तो अपना लैंडिंग रेट डिसाइड कर सकते हैं, या फिर 182 डे वाला जो ट्रेजरी बिल यील्ड होगा उसको ध्यान में रखकर करिए, या फिर एक और है any other benchmark produced by FBIL Financial Benchmarks India Private Limited। ये एक बॉडी है, ये भी बेंचमार्क जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। इसका नाम ही है, देखिए, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर इसने भी कोई ऐसा प्रोड्यूस किया है, कोई फिक्स किया है, तो आप उसमें से भी कोई चुन सकते हैं। तो एक्सटर्नल बैंक बेंचमार्क में ये 4 चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर बैंक्स जो है लैंडिंग रेट अपना डिसाइड करती हैं और अपना फंक्शन करती हैं। तो देखिए, चीजें जुड़ी हुई है, ये पूरी इकोनॉमी की साइकिल है कि पब्लिक ने पैसा जमा किया बैंकों में, फिर बैंक जो है उसी पैसे को लेकर पब्लिक का भी ध्यान रखती है, प्लस अपनी प्रॉफिट के लिए कि काम कर सके लैंडिंग भी करती है। और जितना मान लीजिए हमने डिपॉजिट किया तो हमें कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है उस डिपॉजिट पर, लेकिन वो जो लोन देने पर चार्ज करते हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो वो जो गैप होता है वो उनका प्रॉफिट हो जाता है, और फिर उस बेस पर वो फंक्शन करती है। लेकिन इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ ना हो जाए और इकोनॉमी अच्छे से फंक्शन करे, तो आरबीआई कुछ रूल्स बनाती है। तो ये उसी का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, अपने मुस्कुराहट को, अपने बचपने को जिंदा रखें। और अगर आज आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक होमवर्क है आपके लिए, वो ये कि कुछ ऐसा करें कि मम्मी और पापा अगर आपके हों, ऑब्वियसली होंगे ही, तो उनके चेहरे पर आप एक स्माइल ला सके। या पर घर में हैं तो कुछ ऐसा करिए कि आपके वजह से किसी के चेहरे पर, आपके फैमिली मेम्बर के चेहरे पर स्माइल आए। ये आपका होमवर्क है। और फिर जब स्माइल आएगी तो आप भी थोड़े से स्माइली हो जाएंगे, और फिर एक नए ऊर्जा के साथ हम लोग नए एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास करेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।